मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड या दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर जो है tamal-investment-mantra@gmail.com। तो समय ना नष्ट करके जल्दी से चालू करते हैं। तो मेरे पास कई प्रश्न आए। मैंने उनमें से 3 रैंडमली क्वेश्चन्स उठाए हैं जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो कि इसमें पूछा गया है, इंडियन मार्केट्स कंपैरेटिवली दूसरे वर्ल्ड इमर्जिंग मार्केट से क्यों नीचे रहे हैं लास्ट 1 साल में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, जिन्होंने भी ये पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फिलहाल इंडियन मार्केट्स लास्ट 1 साल से फ्लैट रहा है और ये बोल सकते हैं काफ़ी नीचे रहा है। मतलब दूसरे इमर्जिंग मार्केट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट अगर वर्ल्ड में या दूसरे देशों के इक्विटी मार्केट से कंपेयर करूँ, सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट इस बार इंडियन इक्विटी मार्केट्स रहा है। तो इसका कारण है जो बेसिकली आपने देखा होगा, इस समय जो फ़ेज़ आया है, इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, बेसिकली 2 पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में जो ट्रेंड चला है वो 2 चीज़ पे चला है। एक हो गया टेक टेक्नोलॉजी और दूसरा हो गया कमोडिटी। तो टेक्नोलॉजी और कमोडिटी दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नया ट्रेंड चालू हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, इंडिया में टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर प्योर टेक कंपनीज़ इंडिया में अभी भी नहीं है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ कमोडिटी की बात में भी अगर मैं कहूँ, तो कमोडिटी भी मतलब इंडिया के पास कोई रिच रिसोर्स कमोडिटी अभी भी नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ कमोडिटी की, अगर मैं बात करूँ जैसे चिली में कॉपर की माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, और गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो चाइना सबसे आगे है, उसके बाद दूसरा नाम जो आता है वो साउथ अफ्रीका का है। तो इसीलिए आपने देखा होगा चाइना मार्केट हो गया या चिली मार्केट्स हो गया या साउथ अफ्रीकन मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा किया है। हालाँकि साउथ अफ्रीका देश के हिसाब से उसके पास कुछ नहीं है, डब्बा देश है। लेकिन उनके पास गोल्ड बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए साउथ अफ्रीकन मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा किया है। और टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो इन मैंने पहले भी बोला कि इंडिया के पास अभी भी अगर प्योर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, टेक कंपनीज़ वैसे नहीं आई हैं। जिस हिसाब से यूएस के पास बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ हैं, ब्रांडेड रिनोन्ड टेक कंपनीज़ हैं, और जैसे एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। तो ऐसे टेक कंपनीज़ इंडिया के पास ब्रांड वैल्यू है जिसकी, वैसे टेक कंपनीज़ हैं नहीं। और वही गुने-चुने इंडिया के पास अगर आप देखेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में अगर देखेंगे इंडियन कंपनीज़ की मैं बात करूँ, वही सीमेंट हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, यही कुछ इसी में अटका हुआ है। और कमोडिटी की अगर बात करूँ, इंडिया में कमोडिटी भी वैसे नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ चाइना के से या साउथ अफ्रीका या चिली जैसे देशों के साथ। तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स लास्ट 1 सालों में नहीं चला है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अ, जिस हिसाब से लास्ट 5 सालों में इंडियन मार्केट्स ने जो रिटर्न दिया है, बहुत एक्सेसिव रिटर्न दिया था। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग स्पैन के हिसाब से बात करूँ, एवरेज 10 इयर्स में जनरली निफ्टी का रिटर्न 12 से 15% रहता है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 5 सालों में निफ्टी ने करीब-करीब 27% करीब रिटर्न दिया है। तो इतना रिटर्न देने के बाद जनरली क्या करता है मार्केट, निफ्टी क्या यहाँ इंडिया में अगर देखें निफ्टी 12 से 15%, तो अभी जो है इतना रिटर्न दे दिया है तो अभी थोड़ा ड्राइड अप रहेगा, अभी थोड़ा ड्राइड अप रहेगा, क्योंकि एवरेज 10 इयर्स लॉन्ग स्पैन में अगर देखेंगे तो निफ्टी 12% रिटर्न देता है। तो वो ड्राइड अप होके वो एवरेज लॉन्ग टर्म में 10 साल में वही 12 से 15% आएगा, जो कि लास्ट 5 इयर्स में निफ्टी ने 27% रिटर्न दिया है। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूँ निफ्टी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज़ में, तो एवरेज रिटर्न रिटर्न जो होता है लॉन्ग टर्म स्पैन में वो निफ्टी मिड कैप कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ या स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात करूँ, वो 19% होता है। लेकिन लास्ट 5 सालों में उन्होंने करीब-करीब 45% रिटर्न दिया है, 45 से 50% रिटर्न दिया है। तो इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद अभी इसीलिए थोड़ा ड्राइड अप हो गया है, ये मार्केट अभी थोड़ा धीरे हो गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये हम लोग सोचते हैं कि ये एक स्टोरी बना देते हैं कि ये चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब स्टोरीज़ अगर ये सब क्रिएट होती है अपने से। जब कुछ चलना होता है ना, ये एक बहाना देता है कि ये स्टोरी इंडिया इंडिया ग्रोथ, ये सब ये स्टोरी बनाया जाता है। लेकिन असली बात ये है, ये सब मार्केट साइकिल्स होता है, फेजेस होता है। तो मार्केट इन साइकिलों से गुजर के जाता जाता है ज़रूर।
तो इसीलिए अगर आप लास्ट 5 सालों में देखिए यूएस मार्केट्स ने कुछ नहीं किया था और यूरोपियन मार्केट्स की भी अगर मैं बात करूँ वैसे रिटर्न नहीं आए थे। और आपने देखा होगा लास्ट 1 सालों में यूएस मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा किया, चाइना के मार्केट्स ने भी अच्छा किया। चाइना भी बहुत लास्ट 5 सालों में कुछ नहीं रिटर्न दिए थे। जापान के मार्केट्स की भी अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 सालों में कुछ रिटर्न नहीं दिए थे, लेकिन लास्ट 1 साल में इन सब मार्केटों ने अच्छा किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये सब मार्केट साइकिल्स होता है। ये आप जितने दिन मार्केट में रहेंगे, आपको ये खुद ही से मार्केट में रहकर आपको अनुभव होगा। तो चले जाएँ अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट करना क्या सही है? तो आप अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछे, देखिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मैं मना नहीं करूँगा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है हर चीज़ कि आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करता है, कोई आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये प्रश्न अगर आप मुझसे पूछें, अगर आपने मुझसे किया है, तो मैं जनरली आईपीओज़ में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं प्राइमरी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना पसंद ही नहीं करता हूँ। मैं सेकेंडरी मार्केट्स में रहता हूँ। क्योंकि अगर आप इससे मेरा रीज़न क्या है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मैं आईपीओ मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ? देखिए आईपीओ की जब लिस्टिंग होती है, उससे पहले जो कंपनी का जो मालिक है, वो लिस्टिंग से पहले वो मर्चेंट बैंकर से मिलते हैं। और आपको पता ही है मर्चेंट बैंकर के अंदर भी खुद भी लालच होता है और कंपनी के मालिक के अंदर भी खुद भी लालच होता है। तो हर मर्चेंट बैंकर कोशिश करता है कि जो कंपनी के मालिक हैं कि मैं आपके आईपीओ का इतना मार्केट कैप में लिस्ट करूँगा, इतना ज़्यादा 30,000 करोड़। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि कोई भी कंपनी की जो वो आईपीओ में लिस्टिंग आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप में लिस्टिंग करवाएँ। तो इससे क्या होता है कि मतलब कंपनी की जितनी वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू जो कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू पे मार्केट में लिस्टिंग होती है। तो एक तो मेरे को वैल्यूएशंस, अगर आप देखेंगे आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वैल्यूएशंस, एग्ज़ैक्ट वैल्यूएशन सही से आपको पता भी नहीं लगेंगे क्योंकि अंदर की अगर बात कहूँ तो आजकल आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनियों के अगर हम लोग परफ़ॉर्मेंस भी देखते हैं तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने बैलेंस शीट में भी बहुत फेर-बदल करती है। मतलब प्रॉफ़िट दिखाने की, लॉस को कम से कम दिखा के प्रॉफ़िट बढ़ाने की कोशिश करती है, दिखाया जाता है। बहुत मैनिपुलेशन होता है कंपनीज़ के बैलेंस शीट में भी और प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी। तो एक्चुअल चीज़ पता नहीं लगती है अगर आप आईपीओ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ कि आईपीओज़ जब आता है तो कंपनी के प्रोमोटर्स जनरली सेल कर रहे होते हैं और कॉमन पब्लिक उसको खरीद रही होती है। तो मेरा यही क्वेश्चन उठता है कि मेरे मन में यही उठता है कि देखिए कंपनी के प्रोमोटर सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर, अगर मैं बात बोलूँ, सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं। तो कंपनी के प्रोमोटर्स जब बेच रहे हैं, अगर कंपनी अगर अच्छी लग रही है तो कभी कंपनी के प्रोमोटर्स कभी उसको बेचेंगे नहीं। तो कंपनी के प्रोमोटर्स जब बेच रहे होते हैं और कॉमन पब्लिक खरीद रही होती है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और कॉमन पब्लिक खरीद रही है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, अगर कंपनी बहुत अच्छी है, तो क्यों प्रोमोटर्स उसको सेल करेंगे? स्टेक को क्यों सेल करेंगे? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती है और मेरे को ये भी लगता है जो आईपीओ जो लिस्ट होती है उसके वैल्यूएशंस कभी भी सही वैल्यूएशंस, ट्रू वैल्यू कंपनी की नहीं मिलती। तो जनरली मैं आईपीओ जब लिस्टिंग होती है मैं इन्वेस्ट कभी भी नहीं करता हूँ और आईपीओ के आने के बाद मैं 3-4, अगर मैं उन कंपनियों पे इन्वेस्ट भी करता हूँ तो मैं वेट करता हूँ आईपीओ के आने के बाद उसके 3-4 साल बाद ही मैं जनरली देखता हूँ उस कंपनी पे अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैं उदाहरण देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ जब आया था, तो वो ₹1400 पर शेयर उसकी लिस्टिंग हुई थी मार्केट में। अब आज अगर देखिए 3-4 साल बाद, अभी अगर देखिए तो उसका जो प्राइस है वो घट के 700-600 में आ गया है, ₹700 में आ गया है। तो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल प्राइस आपको कंपनी के लिस्ट होने के 3-4 साल बाद ही वो अच्छी वैल्यू आपको मिलती है। तो इसीलिए मैं जनरली आईपीओज़ में जब लिस्ट हो रही होती है, तो मैं वो लिस्टिंग आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो इसके अलावा अगर मेरे को इन्वेस्ट करना हो, अगर, तो इससे बेटर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अनलिस्टेड, लिस्ट होने से पहले भी आईपीओज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अनलिस्टेड आईपीओ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेटर रहेगा क्योंकि उस समय वैल्यू आपको कम दाम पे मिलती है और जब लिस्ट होने का टाइम आता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा। तीसरा क्वेश्चन है
म्यूचुअल फंड्स में भी क्या कोई बबल है? ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो फिलहाल मैं आपको सही जवाब ही देने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरे को लगता है, जहाँ अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना हो, ट्रू सेंस में अगर बड़ा पैसा कमाना हो, तो जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे अगर आप जाएँगे तो आप वहाँ से कभी पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स का डिमांड आजकल बढ़ जा रहा है और एसआईपी भी महीने पर महीने 24 करोड़, 25 करोड़ हर महीने एसआईपी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। तो कई लोग मेरे से इसमें नाखुश होंगे। तो अगर मेरे से पूछेंगे, मैं पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ठीक है करिए, लेकिन मैं कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। उससे बेटर है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आप 50 स्टॉक्स का, टॉप निफ्टी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए और आप थोड़ा-थोड़ा करके उन स्टॉक्सों पे इन्वेस्ट करिए। अपना फंड आप खुद ही बना सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा किसी भी टाइम कि कब उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, वो कब कितने रुपए में शेयर लेके आपको कितने रुपए में शेयर ले रहा है, खरीद रहा है और क्या और कितने रुपए में उस शेयर को बेच के वो उन लोग निकल जा रहे हैं। ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात मैंने जो देखा है कि म्यूचुअल फंड, एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है, कई कंपनीज़ ग्रो हुई हैं। ऐसी कंपनीज़ भी हैं कि कभी वो कंपनी 200 करोड़ की रही होगी, 300 करोड़ की कंपनी रही होगी, वो बढ़ के आज के दिन हो सकता है 70 करोड़, 80 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ हो गई है। तो जब कंपनी में ग्रोथ ग्रोथ था, इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ था, तभी इसीलिए कंपनी का मार्केट कैप भी ग्रो किया है। जहाँ 200 करोड़ की 200 करोड़ की कंपनी थी, वो 30,000 या 20,000 करोड़ की कंपनी बन गई है मार्केट कैप। तो जनरली आप देखिएगा, म्यूचुअल फंड जब इन जो अच्छी कंपनियों में भी, जो जब कंपनी छोटी थी तब एंट्री नहीं लेती है, जब वो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बन जाती है तभी क्यों वो एंट्री लेती है। और आप देखिएगा, ये जो जब छोटे मार्केट कैप की कंपनी होती है, आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो एस इन्वेस्टर उस टाइम पे घुसते हैं। तो वो एस इन्वेस्टर जब घुसते हैं तो वो अच्छी कंपनी भी होती है, जो वो अच्छे कंपनी में ही एंट्री लेते हैं। तो उसका जब घुसने के बाद प्राइस बढ़ जाता है, उसका मार्केट कैप भी जब बढ़ता है, जब मार्केट कैप बढ़ जाता है, तब क्यों म्यूचुअल फंड उस समय एंट्री लेते हैं? क्यों नहीं वो पहले एंट्री लेते हैं? जिस टाइम पे वो कम मार्केट कैप की कंपनी थी, जब मार्केट कैप कम था, तब क्यों नहीं एंट्री लेती है? ये एक क्वेश्चन सबके मन में पैदा कर देती है। क्योंकि एस इन्वेस्टर जब कोई अच्छी कंपनी में घुसता है, वो डील कंपनी के साथ ज़रूर डील करता है। कंपनी के साथ ज़रूर डील करता है और उसके घुसने के बाद ही मार्केट कैप जब बढ़ जाता है, वो अपना जब पैसा कमा के वो निकल जाते हैं और वो उसके बाद ही आप देखिएगा म्यूचुअल फंड्स एंट्री लेते हैं। तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं एंट्री करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क तैयार कर देता है हमारे सबके मन के अंदर में कि क्यों म्यूचुअल फंड्स इतने मतलब जब कंपनी के मार्केट कैप कम थे, तब क्यों नहीं एंट्री लिया? तब अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करूँ तो उनका तो रिसर्च टीम बहुत बड़ा है। उनका रिसर्च टीम तो बहुत बड़ा है। वो क्यों नहीं अर्ली स्टेज पे वो उन कंपनियों को पकड़ती है? तो यही मेरा 2 प्रश्न है। और तीसरी बात, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि आप म्यूचुअल फंड्स में जो सिप करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा, कई लोग 4 तारीख को, 2-3 तारीख को या कोई 22 तारीख या 15 तारीख, तो जो एसआईपीज़ होते हैं, वो जो आप 1 तारीख को एसआईपी दे रहे हैं, आपको लगता होगा कि एसआईपी जिस दिन दिया उसी दिन आपका पैसा लग गया मार्केट में। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो 1-2 तारीख का जो एसआईपी होता है, वो मार्केट पे आपने दिया तो उस दिन मार्केट में नहीं लगता है, वो 10-11 तारीख को लगता है। और जिसने 20 तारीख या 15 तारीख को एसआईपी किया, वो मार्केट में लगता है करीब-करीब नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग 1 तारीख को। तो मेरा यही प्रश्न है, तो वो जो पैसा जाता है फ्लो, तो वो कहाँ जाता है? वो, इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स के पास कैश रहता है और वो 7-8 दिन जो उनके पास कैश पड़ा रहता है। देखिए, मैं सब कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, आप सब समझते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो 1 तारीख का एसआईपी जो रहता है, वो उन लोग इन्वेस्ट करते हैं 10 तारीख को मार्केट में रहते हैं। तो वो जो 7-8 दिन का गैप रहता है, ठीक है? वो 7-8 दिन का जो गैप रहता है, उस टाइम में क्या करते हैं? पैसा तो उनके पास रहता है। तो उस वो पैसा क्या मार्केट में घूमता है? ये मैं क्वेश्चन्स उठा रहा हूँ। मैं सब कुछ आपको नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं, आप खुद ही समझते हैं। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको लगता है कि आप रिटेलर्स म्यूचुअल फंड्स में जाके पैसा कमा रहे हैं,
तो मैं एक फैक्ट आपको बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड्स आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में जितने ज़्यादा एसआईपी आ रहा है, तो आपको मुनाफ़ा जो मिल रहा है, वो म्यूचुअल फंड जितना मुनाफ़ा कमा रहा है, वो ज़्यादा है। आपको रिटर्न जितना मिलना चाहिए, जितना आप एक्सपेक्टेड अगर आप डायरेक्ट मार्केट में खुद से लगाएँगे, तो वो आपको ज़्यादा मिलता। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स रह जाते हैं। मैं कोई कंट्रोवर्सी में फिर भी नहीं फँसना चाहता हूँ, यही सिस्टम है और मार्केट में कई लूप होल्स हैं, आप जितना भी बोलिए। तो इस लूप होल्स को लोग सिस्टम में रह के ही इस लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए 3-4 महीने में जैसे पहले एक म्यूचुअल फंड्स का एक स्कैम भी निकला था। तो एक जो ऐड आता है म्यूचुअल फंड्स सही है बार-बार, तो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है लेकिन म्यूचुअल फंड्स 100% सही नहीं है एकदम आँख बंद करके। तो ये चीज़ है मार्केट की कुछ अंदर की सच्चाई जो आपको जानना पड़ेगा और आप अगर डायरेक्ट मार्केट में रहेंगे, ये अनुभव से आएगा। आप मार्केट को जब फ़ॉलो करेंगे या मार्केट में बहुत दिन से जब इन्वेस्टेड रहेंगे, आप ये समझ ही पाएँगे क्योंकि ये लास्ट 1 सालों में आपको बहुत ही पता है, बहुत कुछ म्यूचुअल फंड का चिट्ठा खुल आया। क्योंकि एफआईआई मेरा एक ही प्रश्न है, एफआईआईज़ बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। एफआईआईज़ जब हाई वैल्यूएशंस पे उसको सेल कर रहे हैं, वहाँ जाके म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा आ रहा है, कंटीन्यूअस फ्लो है। तो हाई वैल्यूएशंस पे हम लोग बाय कर रहे हैं। इसीलिए इंडियन मार्केट जिस हिसाब से गिरना चाहिए था, अगर पहले होता 2000 साल होता तो बहुत मार्केट और नीचे नीचे आना चाहिए था, जिसकी वजह से इस बार जो सिचुएशन आया, इंडियन मार्केट्स ये डीआईआईज़ म्यूचुअल फंड्स की वजह से ही बच गया क्योंकि उनकी बाइंग आई। तो यही था इस प्रश्न का जवाब। अब बाकी आप सब लोग स्मार्ट हैं, सब कुछ मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, तो आपको खुद ही से समझना चाहिए। आपको इसीलिए मार्केट का नॉलेज हमेशा रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे-अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है, आप ज़रूर मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं पूरा कोशिश करूँगा उन प्रश्नों का उत्तर देने में। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।